हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन सुना के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने लिखा था कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून और भंग कर दिया संघ को, ये कैसा जुनून। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का ही खून करना और संघ को भंग कर देना, ये कैसी बात हुई। तो ये जो उन्होंने लिखा कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, ये कैसा जुनून, ये कविता की जो 2 लाइनें हैं ये इमरजेंसी के ऊपर लिखी गई थी। और इमरजेंसी वो जो थी वो तीसरी इमरजेंसी थी जो 25 जून 1975 को लागू की गई। अब ये जो 25 जून 1975 के जो इमरजेंसी थी, आज उसके 45 साल हो चुके हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर इतनी चर्चा क्यों की जाती है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि इस 25 जून के आपातकाल में, हालांकि ये था तीसरा आपातकाल, ऐसा नहीं कि पहले बार इमरजेंसी लगी थी देश में, इसके पहले भी इमरजेंसी लग चुकी थी, 2 बार आपातकाल लग चुका था। ये तीसरा था, लेकिन पहले दूसरे को याद नहीं किया जाता, तीसरे को याद किया। क्योंकि इस तीसरी इमरजेंसी ने हमारे सारी व्यवस्थाओं को बड़ा एक ज़बरदस्त आईना दिखाया था। इसने हमारी सरकार को, हमारे विपक्ष को, हमारे नेताओं को, जनता को, अफसरों को, इवन जो आंदोलनकारी होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनको भी सबक दिया कि क्रांति का मतलब क्या सरकार को गिरा देना है। सरकार गिराने के बाद क्या होगा, क्या आप सरकार बना सकते हैं। जो क्रांति के नेता हैं वो केवल क्रांति ही करेंगे हथियार उठा के, उसके बाद का कोई ऑप्शन नहीं देंगे। जैसा कि इस आंदोलन में हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने सरकार तो गिरा दी, उसके बाद खुद सरकार बनाने से इनकार कर दिया था उन्होंने। जब आप आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं तो बस आप अगर गिराने का साहस रखते हैं तो बनाने का भी साहस रखें। तो यही बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है ये 25 जून का आपातकाल। तो आज इस 25 जून के आपातकाल के बारे में, पहले इसके तुरंत क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम रहा, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो दीर्घकालिक कारण थे, इसके दीर्घकालिक परिणाम थे, इसने किस तरीके से हमें प्रभावित किया, उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। शुरुआत इसकी होती है 1971 के लोकसभा चुनाव से। 97 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, और ये जो 1971 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, उस समय कांग्रेस के नेता थे इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थे उसके पहले। 1967 से 71 तक वही प्राइम मिनिस्टर रही थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो जब इंदिरा गांधी थी उस समय, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस का सारा राजकाल चल रहा था। इंदिरा इज़ इंडिया, यही कहा जाता था कि इंदिरा ही इंडिया है। तो एक व्यक्तिवादी छवि इंदिरा गांधी की बन चुकी थी। तो जब 71 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने रायबरेली से अपना चुनाव लड़ा था। रायबरेली में इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था राजनारायण। तो राजनारायण से इनका मुकाबला हुआ और इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख वोटों से हरा दिया। राजनारायण की पराजय हो जाती है। तो जब राजनारायण 1 लाख वोटों से हारे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इंदिरा गांधी, क्योंकि उसके पहले प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव थे उनको ही अपने इलेक्शन का प्रभारी बना दिया था। जो इनके रायबरेली के डीएमएसपी थे, रायबरेली के डीएमएसपी को भी इन्होंने चुनावी कार्यों में लगाया हुआ था। उन्हीं के माध्यम से कंबल बंटवाती थी, उनके माध्यम से शराब बंटवाती थी, और 50,000 रुपये दे के एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया था ताकि राजनारायण के वोटों को काटा जा सके। तो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल उन्होंने किया था। जब अपने दौरे करती थी तो वायुसेना के हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल कर रही थी। भाषण देने के लिए जब जाती थी तो प्रधानमंत्री की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ है, जिसके तहत इन्होंने चुनाव लड़ा। तो जाहिर सी बात है, ये डेमोक्रेसी में तो ऐसा होगा नहीं, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो सारा संसाधन आप इस्तेमाल करेंगे। अब राजनारायण अकेले पड़ गए थे। इसी बात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब उन्होंने रिट किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा जस्टिस जगमोहन सिन्हा के पास। जस्टिस जगमोहन सिन्हा, ये जो जस्टिस जगमोहन सिन्हा थे इलाहाबाद हाईकोर्ट, इनके पास पहुंचा कोर्ट। फाइनली इन्होंने डिसीजन दिया 12 जून को, 12 जून 1975। जस्टिस जगमोहन सिन्हा का फैसला आया। इसी दिन बहस होनी थी, और इसी दिन जो अंतिम बहस होनी थी, इस दिन इंदिरा गांधी को भी समन किया गया। और एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था कि हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री की पेशी हुई। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में जगमोहन सिन्हा के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। और ये भी एक बड़े मज़ेदार सीन उस समय बना था कि जब प्रधानमंत्री हाई कोर्ट के कमरे में एंट्री करती हैं तो उनके रिस्पेक्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इंदिरा गांधी के जो अपने वकील थे SC खरे के।
क्योंकि वो एक एक्यूज के रूप में आए थे ना कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस रूम में, तो सबको ऑर्डर दिया गया था, कोई खड़ा नहीं हुआ। जबकि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जब आते सब लोग खड़े होकर सम्मान करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, सीधा ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर जज हम हैं, हम खड़े होंगे तब लोग खड़े होंगे। प्राइम मिनिस्टर के आगे कोई नहीं खड़ा हुआ, सब लोग बैठे रहे, यहाँ पर सुनवाई हुई। राजनारायण का फेवर कर रहे थे, जो बाद में कानून मंत्री भी बने, शांति भूषण जी राजनारायण का पक्ष लिया। बहुत जोरदार बहस हुई। फाइनली जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी राज के ऊपर लगे आरोपों को सही माना और उनकी जो चुनावी विजय थी उसको कैंसिल कर दिया और इंदिरा गांधी की 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव लड़ ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री के सामने बैठ के प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दिया गया। ये बड़ा कम सीन देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि 25 जून की इमरजेंसी ने हमारे देश को बहुत कुछ दिखा कर रख दिया। तो इंदिरा गांधी के सामने बैठ के इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया जस्टिस सिन्हा ने और उनको अयोग्य करार दिया और उनकी निर्वाचन को अवैध डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही ये फैसला दिया गया, अब इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ कि भाई आपने चुनाव में धांधली की है, इसलिए आपको लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब उस समय प्रधानमंत्री थे, अगर वो रिज़ाइन करती तो पूरी कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ता, फिर उसके बाद नए सिरे से जो सदस्य थे लोकसभा की उनकी बैठक बनानी पड़ती और उसके बाद फिर से उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ता। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ देश में कुछ असंतोष का माहौल चल रहा था। वो असंतोष क्या था, क्यों था, इसके बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। असंतोष का माहौल चल रहा था। इंदिरा गांधी को पता था कि अगर हमने रिज़ाइन किया तो दोबारा हमें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन दबाव बढ़ता चला गया। अब इस दबाव का सामना करने में इंदिरा गांधी असमर्थ हो रही थी। जल्दी जल्दी उस फैसले को लागू होना था। रातों रात इंदिरा गांधी ने जब नहीं कुछ समझ में आया तो सीधे 25 जून 1975 को 25 जून 1975 की आधी रात को सीधे डिक्लेयर किया कि अब देश में आंतरिक अशांति हो गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति का बहाना बनाया और हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352, आंतरिक अशांति के नाम पर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी। अब यहाँ भी जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवाई उस समय भी मामला टेक्निकल था, क्योंकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, लेकिन करते हैं राष्ट्रपति। अब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरू भाई उस समय देश में नहीं थे, वो विदेश गए हुए थे। अब ये समस्या फंसी कि भाई उनको कैसे, क्योंकि घोषणा तो आखिरकार राष्ट्रपति करेंगे और सलाह भी राष्ट्रपति को देनी है और जब तक राष्ट्रपति जी वापस आ जाते तब तक बहुत लेट हो जाते। तो ये कहा गया कोई बात नहीं, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन लगा के उनको एडवाइस किया जाए। तो कहा गया कि भाई फ़ोन से सलाह कैसे दी जा सकती है, संविधान में है कि भाई राष्ट्रपति को जब तक कैबिनेट सलाह नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई सलाह ही तो देना है तो फ़ोन से क्यों नहीं दे सकते। तो कहा गया ऐसा कुछ लिखा नहीं कि फ़ोन से सलाह नहीं दे सकते। जब उन्होंने कहा कि ये नहीं लिखा है कि फ़ोन से सलाह नहीं दे सकते, इसका मतलब सलाह दे सकते हैं। अब सोचिए, फ़ोन से सलाह दी गई राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को, अब वो भी विदेश में बैठे हुए, उन्होंने फ़ोन से उस सलाह को स्वीकार किया और फ़ोन से ही डिक्लेयर किया कि भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है। यानी भारत का राष्ट्रपति दूसरे देश में बैठ के भारत में आपातकाल लगा रहा है। संविधान का माहौल उड़ा के रख दिया था इन लोगों ने। अब नहीं लिखा है इसका मतलब ये कि आप संविधान में ये भी नहीं लिखा कि व्हाट्सएप पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते। पता चला व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के भारी हो गए, तब तो लग गया इमरजेंसी। खैर वो अलग मुद्दा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया रातों रात। 26 जून की सुबह अखबार निकलने बंद हो गए, सबको बिल्कुल सेंसर कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय आपात में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और जनता की शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को बिल्कुल कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिया को भी कंट्रोल किया। जो केवल सरकार के फेवर में छपने वाले अखबार थे, केवल 2-3 अखबारों को ही छपने दिया गया। बाकी सारी अखबारों के जो दफ्तर थे उन दफ्तरों की लाइटें काट दी गई, जहाँ पर न्यूज़ वगैरह चला करते थे सबको बंद कर दिया गया। केवल जो सरकार के पक्ष वाले थे, सरकार जो लिखवाना चाहती थी वही चीज़ें छपी और अगले दिन सुबह से सबको इमरजेंसी का पता चला, रेडियो में डिक्लेयर किया गया। और जो सरकार का विरोध करने वाले नेता थे, जिसमें सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सारे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और उसी दौर में बाकी जितने भी
नेता थे आज के दौर में, आज से कुछ साल पहले जितने आप देखते थे ना, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जैसे यूपी में मुलायम सिंह यादव थे, तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो लालू यादव हैं, तो पटनायक हैं, तो ये सब जितने हैं उस समय अभी लोग यंग लीडर्स थे, सबको पकड़ पड़े, जिसने सरकार का विरोध किया सबको उठा उठा के जेलों के अंदर ठूंस दिया गया। कोई मुरव्वत नहीं की गई सरकार के विरोध। सरकार ने इस आपातकाल के नाम पर बहुत गंभीर यातनाएं दी। जो नेता, जो बूढ़े बुजुर्ग नेता थे, उनको भी नहीं छोड़ा गया था। जिनको मेडिकल सुविधाओं की जरूरत थी उनको भी कुछ नहीं मिला, सीधे उठा उठा के अंधेरी कोठरी में बंद करना शुरू कर दिया। यानी लोगों के अधिकारों को बुरी तरीके से दबा दिया गया एक प्रधानमंत्री ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू न होने देने के लिए आपातकाल लगा दिया कि हमारे खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र चल रहा है देश में। इसी दौरान जो एक कानून बना हुआ था बांग्लादेश वार के समय, मीसा जो कानून था ये सबसे ज़्यादा चर्चा में आया। मीसा का पूरा नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी जो आंतरिक सुरक्षा थी उस आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया था। ये थोड़ा कड़ा कानून था। इसी मीसा का सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ। इसी मीसा के नाम पर सारे जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी सब इसी मीसा के अंतर्गत हुई। और इसी दौरान इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी ने भी अपना पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया था और देश की समस्याओं का मनमाना समाधान निकालना शुरू कर दिया था। उस समय 1971 का जो सेंसस आया था, तो 1961 से 71 जो देश की जनसंख्या थी वो सबसे तेज़ बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ी थी वो उसी समय बढ़ी थी, ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को इन लोगों ने एक समस्या माना और समस्या मानते हुए इसका समाधान करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया। हम दो हमारे दो, नसबंदी अभियान चलाया गया। बाकायदा सरकारी दफ्तरों को टारगेट दे दिया गया कि सबकी पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाए। अब नसबंदी अभियान को इतने बेकार तरीके से लागू किया गया कि जितने भी जो मजदूर वर्ग थे, जो ट्रक के ड्राइवर हुआ करते थे, सड़कों से उठा उठा के लोगों की नसबंदी की गई। सोचिए, ड्राइवरों का जो लाइसेंस होता था, जब वो लाइसेंस रिन्यू कराने जाते थे तो लाइसेंस रिन्यू इस शर्त पर किया जाता था कि वो नसबंदी का प्रमाण पत्र दें कि नसबंदी हो गई तभी लाइसेंस रिन्यू किया जाए। यानी निचले तबके को सबसे ज़्यादा परेशान किया। हालांकि इसका विरोध भी किया, इस मीसा कानून का विरोध भी किया। उस समय लालू प्रसाद यादव थे इसके ज़बरदस्त विरोधी। उसी साल लालू प्रसाद यादव की पहली बेटी हुई और पहली बेटी का नाम उन्होंने रखा मीसा। तो जो लालू यादव की बड़ी बेटी है उनका नाम मीसा भारती। तो मीसा कोई इंसान का नाम नहीं, वो कानून था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और लालू यादव ने उसके बाद जो कसम खाई कि सरकार जितना कानून बनाएगी उतने हम बच्चे पैदा करेंगे, और जो मीसा से उन्होंने शुरुआत की, 9 बेटी 2 बेटे पैदा कर डाले। बनाओ सरकार कितना कानून बनाती। तो उस नसबंदी अभियान और परिवार नियोजन का सबसे ज़बरदस्त विरोध लालू यादव ने यहाँ से शुरू कर दिया था। खैर, वो अलग मुद्दा। तो यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त सरकार का दमन चक्र चला, शोषण चक्र चला। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। फिल्मों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि फिल्मों में भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि जब 352 जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उससे मौलिक अधिकार भी छीने जाते हैं और साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर भी रोक लगाई जाती है। जैसे बताया कि अखबार पर, मीडिया पर कंट्रोल कर लिया गया था। फिल्में भी सरकार के विरोध में नहीं बनाई जा सकती थी। अब सारी फिल्में सेंसर के जो मानक थे और कड़े कर दिए गए थे। इसी 1975 में एक फिल्म आई थी, शोले का नाम आपने सुना हो। शोले जो रिलीज़ हुई थी 75 में ही रिलीज़ हुई थी। तो शोले जब शूट हुई थी तो शोले फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, तो अगर आपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स इसका देखा होगा तो होता क्या है कि लास्ट में जब ठाकुर और गब्बर के बीच फाइट होती है, ठाकुर साहब जब गब्बर को मारने के लिए पहुंचते हैं तो पैर में कांटे वाला जूता पहन के जाते हैं और मारते हैं पैर से। अगर ओरिजिनल क्लाइमैक्स आप शोले का देखेंगे तो यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा आपको, कि ठाकुर साहब गब्बर को पैर से मारते हैं और एक कील निकली रहती है, उसी में गब्बर धंस जाता है और गब्बर की मौत हो जाती है। तो ओरिजिनल फिल्म में यही शूट किया गया था कि ठाकुर ने गब्बर की हत्या कर दी। लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास होने के लिए पहुंची तो सेंसर बोर्ड ने इस सीन को पास करने से मना कर दिया। सेंसर बोर्ड ने कहा भाई ठाकुर गब्बर को नहीं मारेगा। तो डायरेक्टर ने पूछा भाई काहे नहीं मारेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ठाकुर ने गब्बर को मार दिया तो उससे जनता में गलत संदेश जाएगा कि लोग दोषियों को खुद से सजा देने लगेंगे। पता चला घर में कोई चोर पकड़ा गया तो उठा के छत से पटक दिया, उसकी हत्या कर दी, या कोई पॉकेटमार पकड़ा गया उसको गाड़ी के सामने ढकेल दिया, वो मर गया। तो जो लोग अपराधियों को खुद से सजा देंगे तो ये कानून और व्यवस्था और मुकदमा, अदालत, कचहरी सरकार किस काम की, इसलिए ठाकुर को नहीं, गब्बर को नहीं मरने देंगे। तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई हमारी पिक्चर की मेन स्टोरी ठाकुर गब्बर की दुश्मनी, वो तो जय वीर हीरोइन तो बाद में आते हैं, जब तक गब्बर मरेगा नहीं तब तक पिक्चर खत्म नहीं होगा। तो सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता। सेंसर बोर्ड ने 2 ऑप्शन दिया कि अगर
आपको दिखाना ही है तो एक आप कर सकते हैं कि इमरजेंसी खत्म होने का इंतजार कीजिए, जब आपातकाल खत्म हो जाए तब पिक्चर रिलीज कीजिए। दूसरा काम हो सकता है क्लाइमेक्स चेंज कर दीजिए। अब इमरजेंसी कब तक खत्म होगी डायरेक्टर को पता नहीं था, लास्ट मोमेंट पर क्लाइमेक्स चेंज कर दिया। और फिल्मों में आप देखे होंगे कि जैसे ही ठाकुर गब्बर को मारने के लिए जाता है, तुरंत जो है जैसे ही मारने वाला होता है तुरंत पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आके कहती है कि ठाकुर साहब कानून अपने पैरों में मत लीजिए, क्योंकि हाथ तो थे नहीं ठाकुर के। खैर, तो इसके बाद से आप देखिए जितने भी फिल्में भी बनी, तो फिल्मों के लास्ट में जो हीरो और विलेन के बीच अंतिम लड़ाई होती है किसी टापू पर, किसी किले में, किसी विलेन के अड्डे पर, तो जैसे ही हीरो विलेन को मारने ही वाला होता है तुरंत पुलिस आ जाती है लास्ट में। तो जो फिल्मों में लास्ट में पुलिस आनी शुरू हुई, इसमें भी रोल इमरजेंसी का ही था, आपातकाल ही इसमें बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। खैर, तो इसमें हर एक सेक्टर पर बहुत बुरी तरीके से असर डाला था, सब कुछ सरकार ने बिल्कुल कंट्रोल करके रखा था। लेकिन कब तक? 1975 में जो कांड शुरू हुआ, 75 आया, 76 गया, 77 आते आते सरकार को लगने लगा था, इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि अब समय जा चुका है, लोगों के अंदर पर्याप्त रूप से दहशत भर चुकी है, अब लोग समझ चुके हैं कि विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्योंकि सारे विपक्षी नेता जेल में थे, अब इकलौते हीरो हम हैं। वो अपने आप को नायक मानने लगी थी इंदिरा गांधी। और जनवरी 1977 में उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव कराएंगे, अब जनता जो फैसला लेगी। सोचिए 1971 में चुनाव हुआ था लोकसभा का लास्ट, 71 में, उसके बाद सीधे उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा की थी 1977, पूरे 7 साल। तो जनवरी 1977 में उन्हें लग चुका था कि अब हमारे सारे विरोधी शांत हो चुके हैं, जनता के अंदर हमारी नायक वाली छवि आ चुकी है कि हमने इतना कंट्रोल किया कंट्री को, इतना नियंत्रित किया देश को, और चुनाव की घोषणा कर दी। फाइनली मार्च 1977 ये जो 25 जून वाला आपातकाल था, इसको हटा दिया गया। तो इमरजेंसी लगी कब? 25 जून 75 को, और हटा कब? मार्च 1977। डेट अगर कहा जाए तो 21 मार्च 1977 को ये आपातकाल हटा दिया गया। इसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। अब लोकसभा के चुनाव में अब जो सरकार ने सोचा था, जो इंदिरा गांधी की सरकार ने सोचा था, वो बिल्कुल नहीं हुआ, और इसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट हारी रायबरेली से, और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से हारे। दोनों हारे, अमेठी दोनों हारे। और यूपी, बिहार जैसे राज्यों में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अभी जैसे है कि कांग्रेस की 1-2 सीटें शायद यूपी में बची हुई हैं, रायबरेली, अमेठी, रायबरेली वगैरह की, उस समय कुछ नहीं बचा, पूरा साफ कर दिया जनता पार्टी ने। यानी जनता के अंदर जो गुस्सा हुआ था वो चुनाव के रूप में दिखाई दिया, और वो कांग्रेस पार्टी जिसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान, जो अजेय पार्टी समझी जाती थी, उसके बिना सरकार की कल्पना नहीं होती थी, उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो पार्टी 1977 का चुनाव बुरी तरीके हारती नहीं, बुरी तरीके से हारती। इंदिरा गांधी जैसे लीडर जो खुद को कहते थे कि इंडिया है इंदिरा है, इंदिरा है इंडिया है, वो खुद चुनाव हार गए। तो ये जो 77 का चुनाव है, जनता का आक्रोश दिखाता है कि किस तरीके से हराया जा सकता है सरकार को, बुरी तरीके से फ्लॉप। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया कि जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी की जांच के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसको शाह समिति कहा जाता है। तो 1977 में 1977 में बनी कौन सी कमेटी? शाह समिति। ठीक, इस शाह समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, इस इमरजेंसी के दौरान जो भी ज्यादतियाँ की गई थी, उन्हीं ज्यादतियों की जांच करनी थी कि क्या क्या सरकार ने किया था। तो 77 में कमेटी बनी, 78 में शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में सरकार को दोषी माना कि सरकार ने बहुत सारे गलत काम किए और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। उस समय देश में ऐसी स्थिति नहीं थी कि आपात इमरजेंसी लगाई जाती। उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा था, और इंदिरा गांधी को दोषी माना गया। फाइनली उनको सजा भी सुनाई गई और जेल भी जाना पड़ा। तो ये जो दिखाता है इमरजेंसी कि अगर आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो एक दिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। जनता सबक सिखाएगी आप। लेकिन इसने दूसरी बात भी सिखाई, वो ये सिखाई कि जब इंदिरा गांधी की पराजय के बाद जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो लोग कोई विकल्प नहीं दे पाए, वो कोई ऑप्शन नहीं दे पाए, और मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह आपसे खींचातानी करते रहे, और 3 साल के अंदर जनता पार्टी सरकार गिर गई।
और 1980 में जो जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, 1980 में वो सरकार चली गई, यानी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई उनकी। वो लोग आपसी राजनीति, आपसी खींचतान, टूट फूट हुई और वो गिर गए। और 80 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की वापसी होती, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती। अब जब दोबारा 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो एक बार सबक ले चुकी थी 77 वाला, 75 का, कि 75 में जो हमने इमरजेंसी लगाई थी, इसी इमरजेंसी का असर था कि 77 में हमारी हार हुई, हमारे बेटे की हार हुई, कांग्रेस जैसी पार्टी की हार हुई, जेल जाना पड़ा। तो 80 में जब दोबारा इनकी सरकार आई तो दोबारा उनका कोई साहस नहीं हुआ, दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि जैसे कोई घटना, इस जैसा कोई कांड कर सके, दोबारा फिर शांत हो गए। तो इस 25 जून 1975 ने बहुत भारी सबक दिया था कांग्रेस को और इंदिरा गांधी की तानाशाही को जो मनमाना वो कर रही थी उसके खिलाफ। अब दूसरी बात करते हैं कि असंतोष आखिरकार था क्या लोगों का, क्यों लोग नाराज़ थे इंदिरा गांधी की सरकार से। अब नाराज़गी का जो रीज़न था वो काफ़ी पहले से शुरू हो चुका था। हुआ ये था कि 1969 में 1969 में उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को सफल बनाना था और हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, पैसे की ज़रूरत थी। पैसा सरकार के पास उतना था नहीं, बैंकों की मदद ली जानी थी। बैंक सारे प्राइवेट हुआ करते थे, बैंक भी कृषि क्षेत्र में निवेश करने को तैयार नहीं थे। तो जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, 14 जो बड़े बड़े बैंक थे देश के, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनको पकड़ कर नेशनलाइज कर दिया, यानी प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया। और ब्रिटिश ज़माने में जो हमारे राजे महाराजे हुआ करते थे, उनका जो प्रिवी पर्स चलता था, उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सरकार को दे दिया था, तो उनकी देखभाल के लिए भारत सरकार उनको कुछ जैसे पेंशन होता है वैसे पेंशन टाइप से मिलता था, उसी को प्रिवी पर्स कहा जाता है, जो राजाओं महाराजाओं को सरकारें देती थी अपनी तरफ से। क्योंकि राजा महाराजा ने सब कुछ छोड़ दिया था तो उनको सरकार देती थी। तो उस प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने, प्रिवी पर्स, तो उस प्रिवी पर्स को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। यही दोनों मुद्दे उसमें बहुत ज्वलनशील थे क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। फाइनली इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने इस दोनों फैसलों को पलट दिया। और इसी फैसले को पलटने के लिए, जब कोर्ट ने फैसलों को पलटा कि नहीं सरकार ने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी कोर्ट से नाराज, मतलब न्यायालय ने अगर सरकार के फैसले को पलटा तो अब सरकार न्यायालय से नाराज होगी। इंदिरा गांधी नाराज हुई सुप्रीम कोर्ट से कि सब हमारे खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1971 में 24वां संशोधन किया, 24th अमेंडमेंट 1971, फिर 25th अमेंडमेंट हुआ 1972 में। तो ये जो 24वां और 25वां संशोधन था, ये एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले, उनके खिलाफ फैसला दिया था, उसी को पलटने के लिए उन्होंने ये संशोधन कर डाला कि नहीं, कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे, सरकार अपनी तरफ से संशोधन कर देगी। अब सरकार कितना संशोधन करती है भाई। तो उन्होंने फिर 1972 के 25वें संविधान संशोधन में कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति बहुत ज़्यादा है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। तो जब संविधान संशोधन करने की शक्ति उन्होंने अपने पास रखी और न्यायपालिका पर कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उस पर फिर से मुकदमा हुआ और एक बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला आया था 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, इसके बारे में एक वीडियो में आपको हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला 7-6 की मेजॉरिटी से हुआ और फैसला गया सरकार के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में गया, सरकार के अगेंस्ट में गया। और इसमें कहा गया कि नहीं, सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन बहुत सीमित, थोड़ा संशोधन कर सकती है। ऐसा संशोधन हो कि संविधान की मूल ढांचा प्रभावित न हो, बेसिक स्ट्रक्चर को अप्रभावित किए बिना संशोधन किए जा सकते हैं। यानी सरकार की, यानी संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ वो सीमित कर दी इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने। यानी इंदिरा गांधी को रोका कि भाई आप सब कुछ, पूरा संविधान आप बदल नहीं सकती, जो मेन चीज़ें हैं उसको आप नहीं बदलेंगे, केवल ऊपर ऊपर हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। तो जब केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस सरकार के खिलाफ गया तो उससे और ज़्यादा चिढ़ गई। मतलब अब इंदिरा गांधी की जो चिढ़न थी इन फैसलों के बाद,
न्यायपालिका के प्रति बढ़ गई। अब उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एस.एम. सीकरी ने केशवानंद भारती मामले में फैसला दिया था और इसी फैसले के कुछ दिन बाद एस.एम. सीकरी रिटायर हो जाते हैं। जस्टिस एस.एम. सीकरी रिटायर हुए तो उसके बाद जो अगले सीनियर मोस्ट जज थे J.M. सेलेट, तो J.M. सेलेट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, लेकिन सरकार ने J.M. सेलेट की वरिष्ठता की अनदेखी कर दी और कहा कि J.M. सेलेट को हम चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे और जस्टिस A.N. रे जस्टिस A.N. रे जो कि जस्टिस सेलेट से जूनियर थे और क्योंकि ये सरकार के फेवर में थे, इनको बना दिया गया भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि ये सरकार के फेवर में फैसले कर सकें। यानी न्यायपालिका को ही उन्होंने अपने फेवर में मोड़ दिया कि न्यायपालिका बार बार उनके फैसले को पलट दे रही, अपने आदमी को जज बना दो। तो जब ये फैसला लिया तो उससे जस्टिस J.M. सेलेट नाराज हुए और जो सीनियर 1-2 जज थे उन लोगों ने रिजाइन किया कि भाई ये तो गलत कर रही है सरकार, न्यायपालिका के मामले में इंटरफेयर कर रही है। तो उस समय सरकार की लड़ाई जुडिशरी से चल रही थी। इसी बात से नाराज होते पुराने एक समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ये जैसे लोग जो थे लगभग सक्रिय राजनीति संन्यास ले चुके थे, रिटायर हो चुके थे। अब जयप्रकाश नारायण उठते हैं और सरकार का विरोध करना शुरू कर देते हैं इस बात से कि आप न्यायपालिका में इंटरफेयर कर रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। महंगाई उस समय बढ़ती चली जा रही थी और इन लोगों का असंतोष, अब धीरे धीरे इन लोगों ने सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसी समय गुजरात में एक घटना घटी। गुजरात में छात्रों का एक संगठन था, उसने गुजरात में महंगाई और फीस वृद्धि को लेकर बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को मोरारजी देसाई, जो बताए थे कि रिटायर लगभग बूढ़े नेता थे, मोरारजी देसाई ने उस आंदोलन को समर्थन दिया और इतना ज़्यादा वो आंदोलन गुजरात के छात्रों ने चलाया इतनी तेज़ी से कि सरकार को उस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और गुजरात की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। और फाइनली गुजरात में मिड टर्म इलेक्शन हुए, मध्यावधि चुनाव हुए। सोचिए आंदोलन इतनी तेजी से चला कि गुजरात में मध्यावधि चुनाव कराए गए और वहाँ पर सरकार बदल दी गई। इससे प्रेरणा मिली, लोगों की हिम्मत बढ़ी कि हाँ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। अब बिहार में अब सुबुघाट बिहार के छात्र भी इकट्ठा होने लगे और बिहार में छात्रों का नेतृत्व किया। सोचिए छात्र थे, छात्रों का नेतृत्व किया बूढ़े नेता जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन को संगठित करना शुरू कर दिया और लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। उधर सरकार के इन कदमों के विरोध में एक और समाजवादी नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस ने भारत सरकार का विरोध करते हुए 8 मई 1974 को एक रेल हड़ताल का आयोजन किया। अब सोचिए जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे नेता थे जिनके कहने पर रेलों के पहिए रुक गए थे, जैसे लॉकडाउन में ट्रेनें रुकी हैं वैसे 8 मई को उन्होंने ऐसा हड़ताल इटली में कभी नहीं हुआ जैसा जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। सोचिए उस हड़ताल को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सेना तक बुलानी पड़ी थी। यानी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। उधर 5 जून 1974 को 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली की और नारा दिया संपूर्ण क्रांति। तो कहा जाता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में दिया और यहीं से छात्रों का आह्वान किया कि अब सत्ता उखाड़ फेंकनी है और हमें आंदोलन करना है। तो जब इन्होंने आंदोलन किया पटना के गांधी मैदान से शुरुआत की, अब धीरे धीरे सरकार के जो विरोधी नेता थे वो दिल्ली में इकट्ठा होने लगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा थे। सारे विरोधी नेता इकट्ठा हो गए। तो जब दिल्ली में सारे विरोधी नेता इकट्ठा हुए, सरकार के खिलाफ एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया। इससे सरकार को डर लगा, यानी सरकार भी जनता से डरती है। तो जैसे ही डर बढ़ा और लगा कि अब जयप्रकाश नारायण कुछ करने वाले हैं, जनता कुछ बड़ी घटना करने वाली है, इससे पहले कुछ होता, 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई। जो विरोधी नेता दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। खत्म कहानी। अब इसके बाद सारे विरोधी नेता जेल में गए, लेकिन बाद में 77 में छूटे। तो जनता पार्टी जीत चुकी थी और कांग्रेस की हार हो चुकी थी। अब यहाँ पर क्रांतिकारी जो थे, जो भी क्रांतिकारी नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मोरारजी देसाई थे, जयप्रकाश नारायण थे, इनमें सबसे बड़े जयप्रकाश नारायण ही थे। अब जयप्रकाश नारायण जिनके नेतृत्व में क्रांति चली, उन्होंने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये एक बड़ा कमाल का फैसला उन्होंने कर दिया। आप जब सरकार हिलाने की हिम्मत रखते हैं, जब आप कुछ उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो जमाने की भी तो साहस रखिए।
अब उसके बाद जब उन्होंने इनकार किया तो फिर सत्ता की झगड़ा शुरू हो गया। तो वही फिर जो कहानी आगे हम लोग देखते हैं कि मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री, फिर खिंचाता नहीं, फिर चौधरी चरण सिंह को बनाया गया और सत्ता की लोलुपता जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दी। यानी जिस काम के लिए सरकार गिराया गया था वो चीज़ें खुद उनके अंदर आ गई। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती? क्या इसमें जयप्रकाश नारायण जिम्मेदार नहीं थे? क्या आप केवल क्रांति तक अपने आप को सीमित रखते हैं कि आप सरकार गिरा देंगे, सरकार पलट देंगे, उसके बाद क्या होगा? तो जब आप सरकार को गिराने की क्षमता रखते हैं, सरकार को पलटने की क्षमता रखते हैं, तो बनाएगा कौन? बनाने से इनकार कर दिया, ऐसा कैसे? जब नहीं बनाएंगे तो फिर तो आप ही के ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो फिर गिराया क्यों आपने जब आप बना नहीं रहे थे? तो इसमें भी जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती थी। अगर वो आगे बढ़ते तो शायद कांग्रेस को दोबारा उभरने का मौका नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि आप केवल व्यवस्था को ख़त्म कर, जब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्रांति कुछ नहीं कर सकती। वापस 1980 में चुनाव हुए, कांग्रेस फिर से वापस आ गई, ये लोग का सारा जो योजना थी वो फेल हो गई। तो इसने हमारे क्रांतिकारियों को भी सबक दिया कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, कि आप केवल सरकार गिराने तक नहीं, सरकार बनाने की भी क्षमता अगर रखेंगे तभी आप कोई क्रांति कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जनता को भी सबक मिला कि आप व्यक्ति को देश नहीं मान सकते। उस समय इंदिरा इंडिया का नारा फेल हुआ, व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता। उस समय होता था कि अगर आप इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे आज चलता है। तो ये चीज़ें सबक देती हैं हमें, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें, इस सबक आपको समझ में आई होगी, इनसे हम कुछ सीखेंगे और आगे इन गलतियों को दोबारा रिपीट करने से बचेंगे। इसीलिए 25 जून को मनाया जाता है ताकि हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे विरोधी दल, हमारे क्रांतिकारी, हमारे छात्र, सब लोग इससे कुछ न कुछ सीखें। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग।